कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये वाला गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब इसके शब्दों को बदल कर गाने का वक्त आ गया है। अब ऐसे गाइए कि कागज मत दिखलाओ अडानी, जो चाहे ले जाओ अडानी, देश के माल को अपना समझो, चाप के लूट के खाओ अडानी। बाकी खून पसीना एक करके टैक्स भरने के लिए देश की 140 करोड़ की आबादी तो दिन रात काम कर ही रही है। तुम पैसे का टेंशन एकदम भूल जाओ अडानी। जी हाँ, आज इस वीडियो में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करूंगा जिसे सुनकर आप भी यही गाना गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। एक बात और, इस गाने को अच्छे से याद कर लीजिए, आने वाले वक्त में यह आपके बहुत काम आ सकता है। बेहद आसान भाषा में एक नई तरीके के कथित घोटाले पर बात करूंगा। अपनी जेब में हाथ डालकर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आप अक्सर देखते होंगे कि जब दो बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो एक कहता है कि तुमने हमको थप्पड़ कैसे मार दिया, चलो कल जो 10 रुपया दिए थे वो वापस करो। ठीक यही वाला खेल एक राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच शुरू हो गया है क्या। एक तरफ मोदी सरकार की जांच एजेंसियां उस मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रही है और अब मुख्यमंत्री ने अपना वाला दांव खेल दिया है और मांगने लगे हैं। इसके बाद बात करेंगे कि क्या चीन के मसले पर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए एक और नया वाला संकट शुरू हो गया है, वो भी दिखाएंगे। और बाद में चर्चा होगी गोदी मीडिया की बेहद गंदी और गहरी साजिश की, जिसका पर्दाफाश एक बार फिर से इस व्यक्ति ने किया है। यह मामला बड़ा गंभीर है, सावधानी से देखिएगा और साजिश को समझने की कोशिश करिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे राकेश टिकैत की। इन्होंने धमकी दी है उन लोगों को, उन संगठनों को जो सरकार को और सिस्टम को धमका रहे थे। पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा जरूर बजाइएगा, तभी वीडियो तुरंत मिलेगी। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और जनता की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विश्व गुरु भारत के न्यू इंडिया के रामराज्य के प्रयागराज की यह तस्वीर देख लीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि गांव के लोग किसी चचा को खटिया पर बैठा के झूला झुला रहे हैं तो आप गलत हैं। ट्विटर पर प्रिया सिंह ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि यमुना पार इलाके में सड़क न होने के कारण यहां मरीज को चारपाई पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, यही तो है आत्मनिर्भर भारत। यहाँ लोग किसी एम्बुलेंस वगैरह के इंतजार में नहीं बैठते, कभी खटिया का एम्बुलेंस बना लेते हैं, कभी चद्दर में टांग कर ले जाते हैं, कभी ठेले पर एम्बुलेंस चलता है तो कभी रिक्शे पर एयर कंडीशन एम्बुलेंस बना दिया जाता है। वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात छोड़ भी दें तो पता नहीं किसने कहा था 2017 में कि 15 जून से पहले पूरे उत्तर प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ तो सड़कें नहीं है, फिर गड्ढा मुक्त किससे करेंगे। चलिए छोड़िए। पिछले दिनों महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कहा था कि यूपी के स्कूलों में भविष्य के नाथूराम गोंड से तैयार किए जा रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में एक छोटे से स्कूल में क्या क्या हुआ ये तो आप सबने देखा ही था। अब सोशल मीडिया पर ये कोई मास्टर साहब हैं, इनका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जो महात्मा गांधी के बारे में गजब गजब का ज्ञान दे रहे हैं। इनका कहना है कि गांधी जी एक काम अच्छा करके गए थे कि वो पैदा हो गए, और वो पैदा हो गए तो छुट्टी हो गई। ऐसे बनो जीवन में कि पैदा होने वाले दिन छुट्टी रहे। मैं गांधी जी को 2 वजहों से प्यार करता हूं। एक तो ये कि वो पैदा हो गए तो छुट्टी हो गई, और दूसरा उनकी फोटो नोट पर होती है, और नोट हमेशा जेब में रहती है, तो जो चीज हमेशा जेब में रहे न चाहते हुए भी उससे प्यार हो जाता है। इसके अलावा मुझे नहीं पता गांधी ने क्या किया था, चरखा वगैरह कुछ चलाया था, पता नहीं। इस छोटे से वायरल क्लिप को देखकर यही लगता है कि ये मास्टर साहब कहीं ना कहीं दबी जबान से गांधी जी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई इन नन्हे मुन्ने मास्टर साहब को बताए कि यदि आपको गांधी के कार्यों के बारे में नहीं पता है, उनके योगदान के बारे में नहीं पता है, तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी नाकामी है, ये आपकी नासमझी है, और ये आपका अनपढ़पन है। इसमें गांधी का कोई दोष नहीं है। उनके योगदान के बारे में आपको नहीं पता है तो पढ़ लीजिए। और जिस गांधी को पूरी दुनिया सलाम करती है, हाल ही में आपने देखा दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री के सामने वहां के राष्ट्रपति किस तरीके से गांधी की तारीफों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि हम क्या क्या गांधी से सीखते हैं, सारी लिस्ट बता रहे थे। और उसी भारत में इस तरह के मास्टर साहब लोग कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया था हमको नहीं पता, पैदा हो गए छुट्टी हो गई, ये हमारे लिए अच्छा है। अब समझने वाली बात यह है कि पैदा तो आप भी हुए हैं, और पैदा तो 140 करोड़ की आबादी है इस देश में, फिलहाल सब जिंदा है। मगर इस तरह के लोगों को मेरी राय यह है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें, इसके बाद पढ़ाना शुरू करें। और अब जब ये मामला जनता के बीच आ गया है तो निश्चित ही पढ़ लेना चाहिए और गांधी के बारे में जानकारी जुटाकर फिर से दोबारा लोगों के बीच आकर बताना चाहिए कि गांधी ने क्या किया और क्यों छुट्टी होती है। मुजफ्फरनगर में एक महिला टीचर ने नन्हे से मुस्लिम छात्र को क्लास के अन्य छात्रों से पिटवाया था, वीडियो वायरल हुआ था। अब एक वीडियो सामने आया है जो भारत की असली तस्वीर दिखाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुद जाकर बच्चों को मिलवाया, गले लगवाया और मोहब्बत का संदेश दिया। उधर हरियाणा का मामला गर्म होता जा रहा है। एक तरफ वो संगठन है जो जिद पर अड़े हैं कि हम यात्रा निकलबे करेंगे, और एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिनका कहना है कि ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं है लेकिन जलाभिषेक कर सकेंगे। और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि जो लोग यात्रा निकालने के लिए कह रहे हैं वो यात्रा निकालें और हम इधर से लाखों ट्रैक्टर लेकर आएंगे। जो सोशल मीडिया पर पूछते थे कि आपका ट्रैक्टर कहां है, उन्हें बताना चाहता हूं कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख लोग भी यही हैं। तुम यात्रा निकाल के देखो, हम भी आते हैं पीछे से। यानी एक बात यहां ध्यान रखिए कि प्रशासन ने साफ साफ कहा है किसी तरह की यात्रा
खतरा निकालने की अनुमति नहीं है, और कोई जबरदस्ती करता है, कोई गलत खबर फैलाता है तो उससे प्रशासन निपटेगा। अब किस तरीके से निपटेगा हम नहीं कह सकते। आइए अब सबसे पहले कुंडी मत खड़काओ राजा, जो चाहे ले जाओ राजा वाली कहानी सुन लेते हैं। बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों से बचते हुए मैं सीधे सीधे कथित घोटाले की कहानी आपको बता देता हूं। दरअसल गौतम अडानी की पावर कंपनी और गुजरात की सरकार के बीच एक समझौता हुआ था कि हम आपसे बिजली खरीदेंगे और उसका जो रेट होगा वो कोयले के दाम के आधार पर सेट किया जाएगा। यानी कि इंडोनेशिया से अडानी ग्रुप जिस भाव में कोयला खरीद कर लाएगा उस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से तो अडानी ग्रुप कोई भी रेट बता देगा कोयले का और पैसा ले लेगा, लेकिन इसी से बचने के लिए, इन्हीं सवालों से बचने के लिए नियम बनाया गया कि अडानी ग्रुप जिस रेट में कोयला खरीद कर लाएगा उसके सारे कागजात और पर्ची वगैरह गुजरात सरकार को देगा। गुजरात सरकार कोयले के उस रेट को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तुलना करेगी। यदि दुनिया भर में कोयले का जो दाम है उससे कम कीमत पर अडानी ग्रुप कोयला खरीद कर लाता है तो कोई बात नहीं, हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन यदि उससे अधिक दाम बताया गया तो फिर जो दुनिया में कोयले का दाम है उतना ही पेमेंट किया जाएगा, उससे ज्यादा गुजरात की सरकार पेमेंट नहीं करेगी। अब आप कहेंगे कि यह नियम तो बहुत अच्छा है, मनमाना पैसा नहीं ले पाएगी अडानी की कंपनी, मगर शायद आप ये भूल गए कि नियम में यह था कि आपको बिल वगैरह सब देना होगा तब पेमेंट होगा, और जब बिल देंगे तब तो पता चलेगा कि आप किस रेट में खरीद कर लाए हैं। नीलामी वगैरह के कागजात देंगे तभी तो पता चलेगा कि किस भाव से कोयला खरीदा गया है। लेकिन चूंकि मैंने शुरू में ही आपको गाना सुनाया था कि कागज मत दिखलाओ अडानी, जो चाहे ले जाओ अडानी, पूरे देश को अपना समझो और चाप के माल कमाओ अडानी, वही खेल यहां भी करने का आरोप लगा है। पिछले 5 साल से बिना कोई बिल दिए और बिना कागजात प्रस्तुत किए अडानी की कंपनी को गुजरात सरकार धकाधक पैसा देती रही। यानी कि जो डिमांड अडानी की कंपनी ने कर दिया, बिना कागज मांगे, बिना जांच पड़ताल किए गुजरात की सरकार पैसा देती रही। और अब जब पिछले कुछ महीनों से अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियां जांच के घेरे में हैं, तब शायद गुजरात के अधिकारियों को लगा कि कहीं हम लोग भी बुरी तरीके से न फंस जाएं, इसीलिए पहले ही बचने का कोई रास्ता निकाल लिया जाए। ये कहना कांग्रेस का है, और ये सारी चीजें सिर्फ डर की वजह से नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों ने आरटीआई वगैरह लगाई, तब जाकर जानकारियां सामने आई। शायद यही वजह है कि आए दिन लगातार आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अब इसी मामले में गुजरात सरकार के अधिकारियों ने अडानी ग्रुप को पत्र लिखा है कि पिछले 5 साल से हमने आपको 13,802 करोड़ रुपया दे दिया, जबकि आपने कोई बिल वगैरह सबमिट नहीं किया, और हमारे हिसाब से आपको मात्र 9,902 करोड़ रुपया ही देना था, लेकिन आपको दे दिया गया है 13,902 करोड़ रुपया, यानी कि 3,900 करोड़ रुपया हमने आपको अधिक दे दिया है। अब गुजरात सरकार के अधिकारी अडानी ग्रुप को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि आप 3,900 करोड़ रुपया जो अधिक हमसे ले लिए हैं या फिर हमने दे दिया है वो हमें वापस कर दीजिए भाई। अब अडानी ग्रुप ने लगभग 4,000 करोड़ रुपया अधिक ले लिया है या फिर गुजरात सरकार ने अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से दे दिया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब नियम में लिखा है कि बिल दिखाना पड़ेगा तो बिना बिल देखे अधिकारियों ने पैसा कैसे दे दिया? और कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं दे सकता, 2, 4, 5 रुपए की बात तो है नहीं। तो सवाल यह है कि क्या ऊपर से दबाव था? ऊपर से मतलब कितना ऊपर से दबाव था? क्या ऊपरी दबाव की वजह से भारत की जनता की गाढ़ी कमाई और गुजरात के लोगों की गाढ़ी कमाई इस तरह से लुटाई गई? ये सारे आरोप कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कागजात दिखाते हुए लगाए। अडानी ग्रुप के विदेशों से महंगा कोयला खरीदने को लेकर पहले से तमाम आरोप लगते आ रहे हैं, और अब ये 3900 करोड़ रुपए का नया कथित घोटाला सामने आ गया है। अब सवाल यह है कि 5 साल में जो 3900 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया गया, जिसका आरोप लग रहा है, और इसे वापस मांगा जा रहा है, तो क्या इस पर ब्याज वगैरह भी लिया जाएगा? उसके बारे में गुजरात सरकार के विभाग ने अपने पत्र में कुछ नहीं लिखा है। कांग्रेस के अनुसार वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि मित्रों से ब्याज कौन लेता है भाई? एक तरफ अडानी की कंपनी को बिना बिल दिखाए करोड़ों रुपए अतिरिक्त दे दिया जाता है, और दूसरी तरफ खबर आती है कि G20 से जुड़े कई 100 ठेकेदारों का पेमेंट कई महीने से नहीं हुआ है, और अब इन लोगों ने धमकी दी है कि यदि पैसा नहीं मिलेगा तो काम रोक देंगे। इस पर रवीश कुमार लिखते हैं कि 3 दिन तक दिल्ली बंद रहेगी, ऑटो और रिक्शा चलाने वालों से लेकर टैक्सी वालों की कमाई पर असर पड़ेगा, शहर में भयंकर जाम होगा और कई रास्ते सीमित या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगे, तो फेरे की दूरी भी बढ़ जाएगी। इस दौरान रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर गुजारा करने वालों की कमाई पर क्या असर होगा, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। क्या सरकार उन्हें 3 दिन की कमाई का हर्जाना देगी? देना चाहिए। G20 से गरीबों को नहीं, गोदी मीडिया को दूर रखो, वरना सारा कवरेज G1 बनकर रह जाएगा, बाकी के 18 का पता नहीं चलेगा कि वो आए भी थे कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि G20 में तो 20 होना चाहिए, 18 की और 1 की बात क्यों हो रही है, 19 क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें कि रूस वाले ने आने से मना कर दिया है कि हम नहीं आएंगे भाई। पिछले कुछ महीनों में मुझे याद नहीं है कि कितने दर्जन या 100 ठेकेदारों ने मुझे फोन कर बताया कि अलग अलग सरकारी कार्यों का पैसा उन्हें समय से मिल नहीं पाता है, बड़े परेशान हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा कि बारी बारी से घर की जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उन्हें बेचकर काम चलाना पड़ रहा है, स्थिति यहां तक आ गई। मगर समझने वाली बात यह है कि छोटे छोटे ठेकेदारों को पैसा देंगे तो बड़का ठेकेदार क्या करेगा? अब बड़का ठेकेदार कौन है ये आप समझ ही गए होंगे। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, तब खबर आई कि दोनों देश LAC पर तनाव को कम करने के लिए राजी हो गए हैं और सैन्य तैनाती को घटाया
बढ़ाया जाएगा। उस दिन वाले वीडियो में हमने कहा था कि चीन हमेशा भारत के लिए मीठे जहर के रूप में काम करता है। अब इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। लिखा है कि दिल्ली और बीजिंग के बीच गैप दिख रहा है, दूरियां दिख रही हैं। एलओसी से पीछे हटने पर चीन शांत हो गया है, यानी सन्नाटा मार लिया है और पुराने समझौतों पर अड़ा हुआ है। वैसे पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर एक और विवाद उठा था। चीन के अधिकारी कह रहे थे कि भारत के अनुरोध पर मुलाकात हुई है और भारत के अधिकारी कह रहे थे कि नहीं नहीं, चीन ने कहा तब मुलाकात हुई। बहरहाल आइए अब आपको पीएम और सीएम के बीच का खेला दिखा देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि लगातार ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार छापेमारी चल रही है। और सबसे ज्यादा छापेमारी यानी टारगेट पर छत्तीसगढ़ दिख रहा है। खुद वहां के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरीके के आरोप लगाए और कहा कि अब हमें बीजेपी से ही नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से भी लड़ना है। आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं और पूरे परिवार को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखते हैं, मोबाइल वगैरह सब जब्त करवा लेते हैं, बोरे में भरकर पीटने जैसी बात उन्होंने अलग संदर्भ में कही। और चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक है, चिंताजनक है, इसीलिए कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। इसी तरह के आरोपों के बीच एक नई कहानी सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को दो पत्र लिखा है, लेटर। और पहले पत्र में लिखा है कि साहब छत्तीसगढ़ का जो 6000 करोड़ रुपया बाकी है केंद्र सरकार पर, वो हमको वापस कर दीजिए, हमें बहुत जरूरत है। और दूसरे पत्र में लिखा है कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ को ओडीएफ घोषित कर दिया था, यानी खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था, मगर इसके बावजूद 15 लाख से अधिक परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित हैं, यानी 15 लाख से अधिक परिवारों के पास शौचालय नहीं है, फिर भी ओडीएफ घोषित कर दिया गया था। आगे इन्होंने लिखा है शौचालय बनाने के लिए जो 12,000 रुपया दिया जाता है उसे 30,000 रुपया कर दीजिए ताकि लोगों को बढ़िया शौचालय मिल सके। अब आप जरा सोचिए, हो गया ना वही वाला झगड़ा, अपना अपना मांगने लगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा जो 6,000 करोड़ रुपया आपके पास उधार है वो वापस कर दीजिए। वैसे 12,000 रुपया शौचालय की जो चर्चा है वो भी चाड़ी है। इतनी महंगाई में 12,000 में कौन सा शौचालय बनता है, और वो भी 12,000 पूरा मिलता नहीं है। बहुत जगहों पर तो ग्राम प्रधान खुद ही बनवा कर देते हैं, वो भी कमीशन पर। आप अपने ही गाँव में जाकर पता कर लीजिए कि प्रधान जी कितना कमीशन खाए थे। अब जो ईमानदार ग्राम प्रधान है वो बुरा न माने, उनकी बात नहीं हो रही है। गाँव में शौचालय वाली व्यवस्था का क्या हालचाल है ये हमने लगभग 2 साल पहले आपको विस्तार से दिखाया था। यूपी का ही एक जिला है सोनभद्र, जहां पहाड़ियों पर कहने को तो शौचालय बने थे, लेकिन जितना हमने देखा उनमें से 10% शौचालय भी प्रयोग में नहीं थे, प्रयोग के लायक नहीं थे। वहां के लोगों से जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि पीने के लिए पानी तो हम 2 किलोमीटर दूर से लाते हैं, शौचालय में एक बाल्टी गिराने के लिए कहां से लाएंगे, और बाहर जाते हैं तो एक लोटा में काम हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने तो शौचालय में मुर्गी पालन खोल रखा था, मुर्गियां पाल रखी थी। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप जाकर पुरानी वीडियोज में ध्यान से देख सकते हैं। 2022 के चुनाव वाली जो वीडियोज हैं उनमें देखिए शौचालयों का क्या हालचाल है। छत्तीसगढ़ में भाजपा का चुनावी मौसम पहले से बिगड़ा हुआ है और उससे भी दयनीय स्थिति मध्य प्रदेश में दिख रही है, जहां आए दिन नई मुसीबतें सामने आ रही है। इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीरें उस राज्य की राजधानी की हैं जहां कुछ महीने बाद चुनाव होने वाला है। पूरे मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में पटवारी जुटकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग मंगवाने पर अड़े हैं। सबसे पहले इन लोगों ने 21 अगस्त को सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को अलग कर लिया, यानी कि ऑनलाइन काम करने का बहिष्कार कर दिया। दूसरे चरण में इन लोगों ने 3 दिन तक सामूहिक छुट्टी ले ली और 26 अगस्त को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली। आगे इन्होंने यह भी कहा है कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार मध्य प्रदेश में पटवारियों की 1958 किए गए वेतनमान के अनुसार ही अभी तक 2023 तक वेतन दिया जा रहा है। सोच कर देखिए कितने साल हो गए, लगभग 2.5 दशक से पटवारियों के वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि इनका कहना है कि अन्य विभागों में बढ़ोतरी हुई है। खबर यह भी है कि अपनी यात्रा लेकर ये लोग सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, मगर पुलिस ने रोक दिया। वैसे मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों समेत अन्य विभागों के लोगों का भी लगातार ये कहना होता है, उनकी ये शिकायत होती है और अध्यापकों की भी ये शिकायत होती है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत कम तनख्वाह मिलती है। अब बात कर लेते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मसले की, इसे सुनिए और इसके पीछे की गहरी साजिश को समझने का प्रयास करिए। 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान मिशन 3 ने चंद्रमा पर अपनी पहुंच बनाई और चंद्रमा के जिस हिस्से पर पहुंचा वो दुनिया में पहली बार हुआ, यानी कि भारत ने वो कर दिया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। देश का गोदी मीडिया इतने बड़े अवसर को भला अपने भगवान से दूर कैसे रख सकता था। उसने लगातार इसकी क्रेडिट एक व्यक्ति को देने की कोशिश की और लॉन्चिंग के समय किस तरीके से किसका चेहरा चमकाया गया ये भी आप सबने देखा है। इस पर एक विशेष वीडियो, अच्छी वाली वीडियो लेकर आऊंगा, चिंता मत करिए। फिलहाल मामला यह है कि गोदी मीडिया ने एक नया खेल भी कर दिया। बीबीसी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, वही बीबीसी जो हाल ही में गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है जिसमें उन परिस्थितियों के लिए उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने इमरजेंसी कानूनों का प्रयोग करते हुए बैन कर दिया। भारत के लोग इसे नहीं देख सकते, हालांकि बैन होने के बाद ज्यादा लोगों ने देखा। इसके अलावा बीबीसी लगातार भारत में जिस तरीके की रिपोर्टिंग करता है, जो जमीनी हकीकत जनता तक पहुंचाता है, उससे सत्ता और गोदी मीडिया को बड़ी तकलीफ होती है। अब आप तो जानते ही हैं कि जो हकीकत
हकीकत सामने रखे गोदी मीडिया और विशेष टाइप के लोग उन्हें बदनाम करने में लग जाते हैं। वो न्यूज क्लिक हो, द वायर हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, ऑल्ट न्यूज हो, कोई स्वतंत्र पत्रकार हो या फिर कोई भी खोजी पत्रकारिता करने वाली एजेंसी, उन सब से गोदी मीडिया को बहुत तकलीफ होती है। तो इन लोगों ने चंद्रयान के बहाने बीबीसी को टारगेट करने की कोशिश की है। एक पुराना वीडियो जिसमें बीबीसी के पत्रकार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत जहां पर प्रचंड गरीबी है, वहां स्पेस प्रोग्राम में इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए किन किन लोगों ने शेयर किया है। आनंद महिंद्रा से लेकर आज तक, मिंट, टाइम्स नाउ, जी न्यूज, इन सब ने एक पुराने वीडियो को शेयर करते हुए ये दर्शाने की कोशिश की कि भारत की इतनी बड़ी कामयाबी पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, यानी कि इन्हें चंद्रयान 3 की सफलता से दुख हुआ है, यानी कि बीबीसी को भारत विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि वीडियो 22 जुलाई 2019 को अपलोड किया गया था और यह चर्चा चंद्रयान मिशन 2 के वक्त की थी। इस बारे में खुद बीबीसी ने भी ट्वीट कर बताया है कि ये पुरानी वीडियोस हैं, इसे गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। यूट्यूब पर हमने ये नया वाला चैनल बनाया है, आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।